स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। इस वीडियो लेसन में आज हम लोग पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज्योमेट्री में हम लोगों ने दूसरे प्लेनर फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट एंगल्स एंड लाइंस, वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रायंगल्स, वी डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रिलैटरल्स, वी डिस्कस्ड अबाउट सर्कल्स इन ग्रेट डिटेल। आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज हम लोग पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पॉलीगन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। पॉलीगन्स इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन ही होता है, बट उसको हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस किया है। ठीक है, तो पॉलीगन होता क्या है पहले ये समझते हैं। पॉलीगन होता है एनी प्लेनर फिगर हैविंग मल्टीपल साइड्स। प्लेनर फिगर का मतलब क्या हुआ? जैसे ट्रायंगल एक प्लेनर फिगर है, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल भी क्या है? प्लेनर फिगर है, प्लेन में है, सरफेस पे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरह से ज्यादा साइड्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि हम एक पेंटागन बना सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, से हम लोग 6 साइड का बना सकते हैं इस तरीके से, या 6 साइड का कुछ और भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये सभी कुछ क्या है? पॉलीगन से। तो ट्रायंगल भी पॉलीगन था, क्वाड्रिलैटरल भी पॉलीगन था, बट इसको हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम लोग हायर नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम पॉलीगन्स यहाँ कह रहे हैं तो हमारा मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा मतलब है ऐसा पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम 5 हो, 5 या उससे ज्यादा हो। बिकॉज 5 से कम वाले 4 होंगे या 3 होंगे। 4 क्वाड्रिलेटरल है और 3 ट्रायंगल्स है, जो हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर लिया है बहुत ही डिटेल में। तो इस वीडियो लेसन में हम लोग जब पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवर डिस्कशन टू दोज पॉलीगन्स where the number of sides are more than 4, 5 or minimum 5। ठीक है, so we are going to discuss about these polygons। ठीक है, ऑल राइट, इतनी बातें क्लियर है? ओके, अब ऐसे समझिए जो पॉलीगन्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग इन सभी पॉलीगन्स के को अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे पेंटागन के बारे में सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, हेक्सागन के बारे में सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, जैसा हम लोगों ने ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के लिए किया था। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज एप्टीट्यूड एग्जाम में इतने डिटेल में आपसे पॉलीगन्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, सो पॉलीगन्स के हम लोग कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये पॉलीगन दो टाइप का होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन इन जनरल। एक को हम कह सकते हैं कॉनकेव पॉलीगन और एक को कह सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, सो कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन दो तरह के पॉलीगन्स होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगन का डेफिनेशन कहता है एट लीस्ट वन एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल, एट लीस्ट वन इंटरनल एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कम से कम एक इंटरनल एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। और कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होगा नो इंटरनल एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल, नो इंटरनल एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ओके। नाउ इससे चीजें अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कॉनकेव पॉलीगन्स के फिगर ड्रॉ करें तो कम से कम एक इंटरनल एंगल कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री से ज्यादा। तो कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे ये इंटरनल एंगल कितना है? 180 डिग्री से ज्यादा है। इसी तरह से कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे तीन इंटरनल एंगल, ये वाला और ये वाला, तीन इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, यानी रिफ्लेक्स एंगल है। तो इस तरह के पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। और यहीं पे अगर हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है? नो इंटरनल एंगल, नो इंटरनल एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे जब हम पॉलीगन्स बनाएंगे तो कोई भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए इस तरीके से। यहाँ कोई भी एंगल, इंटरनल एंगल रिफ्लेक्स नहीं है। देखिए सभी 180 से छोटे हैं, सारे एंगल्स क्या है? 180 डिग्री से कम है। तो ये हो गया आपका
कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये हो गया आपका कॉनकेव पॉलीगन। इतनी बात समझ में आ गई है? बहुत सिंपल है, अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हम लोग समझ रहे हैं। ऑल राइट, नाउ कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम ज्योमेट्रिकली एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये दूसरा तरीका कौन सा होगा? दूसरा तरीका होगा, हम लोग ये कहेंगे कि कॉनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन है जिसमें हम लोग एक लाइन जरूर ऐसा ड्रॉ करने में सक्सेसफुल होंगे जो इस पॉलीगन को दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करता होगा। जैसे देखिए, अगर हम इस लाइन को ड्रॉ किए, दिस लाइन एल, ये लाइन एल इस पॉलीगन को 1 2 3 4 कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सी फॉर योर सेल्फ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे भी अगर हम इसको ड्रॉ करें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे भी ये लाइन एल इस पॉलीगन को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। और 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका ये एंगल कैसा था? दिस एंगल वाज रिफ्लेक्स, इसी वजह से ये 4 पॉइंट पे कट कर पा रहा है। ठीक है, तो कॉमन सेंसिकल बात है। लेकिन जब कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात आएगी, कॉन्वेक्स पॉलीगन के, तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको 2 ही पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर सकता है। देखिए, 2 से ज्यादा पे कट ही नहीं कर सकता। यहाँ पे भी देखिए, कैसे भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए 2 ही पॉइंट पे कट करेगा मैक्सिमम। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन को समझने का एक और तरीका हो सकता है, कॉमन सेंसिकल बात है। ठीक है, नाउ जहां तक एप्टीट्यूड एग्जाम्स की बात हो, कैट हो या कोई भी दूसरा एप्टीट्यूड एग्जाम हो, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी दूसरा एग्जाम हो, उसमें एग्जामिनर एप्टीट्यूड टेस्ट में पॉलीगन्स जब डिस्कस करता है तो दे विल फोकस ओनली ऑन कॉन्वेक्स पॉलीगन, दे विल नॉट फोकस ऑन कॉनकेव पॉलीगन। तो जहां तक हमारा सिलेबस है, हमारा सिलेबस कहां तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन तक। वी विल नॉट डिस्कस टू मच अबाउट कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर, लिमिट आवर डिस्कशन ओनली टू कॉन्वेक्स पॉलीगन। maybe later on we'll take 1 or 2 odd question on concave polygon, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको फेमिलियराइज कराने के लिए ले सकते हैं, बट आपको एग्जाम के पर्पज से जो मतलब की चीज है वो क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये समझना है। ठीक है, नाउ ये कॉन्वेक्स पॉलीगन ही हमें डिस्कस करना है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन भी दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है इर्रेगुलर, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर एक इर्रेगुलर है तो दूसरा क्या होगा? रेगुलर होगा। सो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी दो तरह का हो सकता है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर और रेगुलर से क्या मतलब है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ रेगुलर का मतलब हो गया ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और इर्रेगुलर उसका ऑपोजिट होगा, ऑल इंटरनल एंगल्स आर नॉट इक्वल, all internal angles are not equal। ठीक है, सो ये रेगुलर और ये इरेगुलर। तो यहाँ पे सारे साइड इक्वल, यहाँ पे सारे साइड इक्वल नहीं होंगे। इस कहने का मतलब है कि दो, अगर मान लीजिए एक पॉलीगन है, सपोज पेंटागन है, तो पेंटागन के पांचों साइड इक्वल नहीं होंगे। 4 साइड इक्वल हो सकता है, 3 साइड इक्वल हो सकता है, 2 साइड इक्वल हो सकता है, लेकिन पांचों इक्वल नहीं होगा। और रेगुलर मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, हम लोगों ने ट्रायंगल में भी देखा था, अगर सारे साइड इक्वल होते हैं तो सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ये कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो सिमिलरली रेगुलर पॉलीगन के अगर सारे इंटरनल एंगल्स, सारे, हमने पहले ही लिख दिया इंटरनल एंगल्स, तो और यहाँ पे सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, तो सारे इंटरनल एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो सारे साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और यहाँ पे क्या होगा? ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि साइड्स और एंगल रिलेटेड है। साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड भी इक्वल। सो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पे होगा? कॉन्वेक्स
पॉलीगन पे और कॉन्वेक्स पॉलीगन में दो टाइप के डिस्कशन हो सकते हैं, दो टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है, एक रेगुलर पॉलीगन पे क्वेश्चन आ सकता है, एक इरेगुलर पॉलीगन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। ये है, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट उतने नहीं आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन किससे आएंगे, रेगुलर पॉलीगन से। तो हमारा जो डिस्कशन होगा प्राइमरली वो क्या होगा, कॉन्वेक्स एंड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इसी पे हमारा फोकस होगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसके भी, बट जो फोकस हमारा रहेगा वो किस पे होगा, कॉन्वेक्स एंड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो आगे के, अब इससे आगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे भी हम पॉलीगन कहेंगे, हमारा मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन से, ठीक है। लेकिन जब रेगुलर होगा तो मेंशन किया जाएगा रेगुलर पॉलीगन है, जब सीधे पॉलीगन बोला जाएगा तो वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है आगे के डिस्कशन के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कुछ पॉइंट आपको लगा होगा कि दैट इज वर्थ नोटिंग, आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग शेप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ट्रायंगल्स को, क्वाड्रिलेटरल को। लेकिन अभी इस पॉलीगन टॉपिक में हम लोग सारे अलग अलग पॉलीगन के, जैसे 5 साइड पॉलीगन, 6 साइड पॉलीगन, 7 साइड पॉलीगन, इनको सेपरेटली डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पॉलीगन्स। इसके कॉमन प्रॉपर्टीज को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सेपरेटली। बहुत पेंटागन में बहुत सारा थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, ये सब आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, तो हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो पॉलीगन्स में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, बस आपको उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। मेरा ऑब्जेक्टिव इस लेसन के माध्यम से यही है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से पॉलीगन के, तो कॉन्सेप्चुअली कोई आपका वीकर पॉइंट नहीं रहेगा। इसके बाद आगे आप लोग प्रैक्टिस भी कुछ करेंगे क्वेश्चंस के, तो और फर्दर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एक करके पॉलीगन्स के, ठीक है। ऑलराइट, so we'll discuss some common properties. कॉमन प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला है नंबर या सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो सबसे पहले एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। जैसे समझिएगा, ट्रायंगल भी पॉलीगन था, ट्रायंगल के बारे में तो हमें पता है। क्वाड्रिलेटरल भी क्या था, एक पॉलीगन था। इसी तरह से हम लोग 5 साइड का बना सकते हैं, ये क्या है, पेंटागन। इसी तरह से 6 साइड का बना सकते हैं, ये क्या है, हेक्सागन। इतने से ही समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था सारे इंटरनल एंगल का सम, अगर हम बोले सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तो ट्रायंगल में तो हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री, पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, कितना होगा, 360 डिग्री। इसी तरह से पेंटागन में क्या होगा, हेक्सागन में क्या होगा, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं जब आप इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करके इसको दो ट्रायंगल में बदल देंगे। दो ट्रायंगल हो गया, देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। सो 180 180 कितना हो गया, 360। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल बन जा रहा है, तो 180 इंटू 2 कितना हो रहा है, 360। इसी तरह से पेंटागन को ट्रायंगल्स में डिवाइड कीजिए, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, 1 2 एंड 3। तो 180 180 180, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होगा 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। सिमिलरली हेक्सागन में कितना हो रहा है, ट्रायंगल्स 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 4 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 180 इंटू 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। ये था 180 इंटू 1।
तो हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है, 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इस तरह से चलता रहेगा। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर एक रेगुलर एन साइडेड का पॉलीगन होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन, सम ऑफ कैसा एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन जरूरी है समझना। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा देखिए, 3 था तो 1 हुआ, थ्री साइडेड ट्राइंगल में तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी 2 कम से, 3 माइनस 2 1। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड था तो 4 माइनस 2 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। पेंटागन में 5 साइड था तो 5 माइनस 2 3। ठीक है, 3 ही ट्रायंगल बन रहा है। क्वाड हेक्सागन में 6 साइड है लेकिन ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 6 माइनस 2 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब कि अगर कोई n साइडेड पॉलीगन होगा तो यहाँ पे 180 इंटू ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, n माइनस 2। तुम कह सकते हैं दिस विल बी 180 इंटू n माइनस 2 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ जनरल n साइडेड पॉलीगन विल बी इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। सीधा इसको इसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बार जब आप समझ गए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल है, पेंटागन में 3 ट्रायंगल है, हेक्सागन में 4 ट्रायंगल है, यानी जितने साइड होंगे उससे 2 कम ट्रायंगल होगा। तो एन साइडेड पॉलीगन होगा तो 2 कम ट्रायंगल्स यानी n माइनस 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री तो n माइनस 2 ट्रायंगल्स में n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन विल बी 180 इंटू n माइनस 2 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना है, दिस इज वैलिड फॉर बोथ रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर पॉलीगन। कैसा पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। याद रखिएगा जब भी हम पॉलीगन डिस्कस बोल रहे हैं तो पॉलीगन का मतलब क्या है, रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर पॉलीगन। So sum of internal angles of an n-sided polygon will be equal to 180 into n minus 2 degree. This formula is valid for both regular as well as irregular polygon. ठीक है, लेकिन जब हम लोग रेगुलर की बात करेंगे हम लोग ये कह सकते हैं, इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, in case of regular polygons, all internal angles are equal. रेगुलर पॉलीगन के केस में सारे इंटरनल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और जब सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि ईच इंटरनल एंगल या एवरी इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन will be equal to 180 into n minus 2 divided by n। क्यों डिवाइडेड बाई n, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स है तो सारे का मेजर कितना हो जाएगा, टोटल है 360 तो 360 बाई 4 90, सभी 90 90 हो जाएंगे। पेंटागन में 540 है तो सारे का मेजर कितना होगा, 540 बाई 5, क्योंकि 5 एंगल्स है। हेक्सागन में 6 एंगल है तो 720 बाई 6, इस तरीके से। तो टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 इंटू n माइनस 2, और इसमें n एंगल्स होगा n साइडेड पॉलीगन में तो सभी अगर इक्वल है तो सबकी वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला मिल रहा है इस पहले कॉन्सेप्ट में। सारे इंटरनल एंगल्स का सम किसी भी रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगन के लिए कितना होगा, 180 इंटू n माइनस 2 डिग्री। लेकिन रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स इक्वल होंगे इसीलिए सभी का वैल्यू कितना होगा, 180 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n। तो सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक भी आपको समझना है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेकंड सेकंड वन। सेकंड में कहता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, इसको भी समझ लेते हैं।
एक्सटर्नल एंगल्स का सम क्या होगा। नाउ एक्सटर्नल एंगल में पहले हम लोग वैसे ही छोटे छोटे फिगर से स्टार्ट करते हैं जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इस तरह से आप पेंटागन ड्रॉ कर लीजिए, हेक्सागन ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी और भी जो ड्रॉ कर सकते हैं, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। 5 साइडेड को पेंटागन कहते हैं, 6 साइडेड को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइडेड को हेप्टागन कहते हैं, 8 साइडेड को ऑक्टागन कहते हैं, 9 साइडेड को नोनागन कहते हैं, 10 साइडेड को डेकागन कहते हैं। इसी तरह से आगे भी हो सकता है, जैसे 12 साइडेड को डुओडेकागन कहते हैं। ठीक है, ओके। 16 हेक्सा। तो एनीवे लेट अस कम टू दिस ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में सारे इंटरनल एंगल का सम क्या होगा ये हम लोग पहले भी, सॉरी, एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अगर ये इंटरनल है तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। सो दिस वन से थीटा 1, दिस वन से थीटा 2, दिस वन थीटा 3, इन तीनों का सम क्या होगा। तीन तो इंटरनल एंगल्स थे, मान लेते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीन तो हमारे इंटरनल एंगल थे। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 क्या है हमारे एक्सटर्नल एंगल। इसी लाइन साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो बाहर का एंगल है इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। एनीवे ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। तो सम अगर ले, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, तो ट्रायंगल में हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डिस्कशन। इसी तरह से यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होगा, हमको पता है कितना होता है, 360 डिग्री। ये चारों एंगल्स जो एक्सटर्नल आप बनाएंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए, गो बैक टू क्वाड्रिलेटरल बेसिक्स, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, अभी पेंटागन करेंगे समझ में आ जाएगा। सी बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, जैसे अगर आप पेंटागन ले लें, समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए कि हम ये एक पाथ है, ठीक है, और एक पर्सन पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। इन सभी वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ABCD। एक पर्सन यहाँ से इस डायरेक्शन में इसी पाथ पे चलना शुरू करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये चल रहा है ऐसे, अब यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर जा रहा है यहाँ से पहुंचने के बाद। तो जब इधर जा रहा है तो कितनी डिग्री से टर्न किया, थीटा 1 डिग्री से क्लॉकवाइज टर्न किया। देखिए ऐसे जा रहा था, यहाँ से इस डायरेक्शन में टर्न किया तो कितना टर्न किया, थीटा 1। फिर अब ऐसे जा रहा है, सी पॉइंट के बाद डायरेक्शन फिर चेंज करेगा तो कितना, कितने से टर्न किया, थीटा 2 से। फिर डी पॉइंट पे फिर टर्न किया कितने से, थीटा 3 से। अब इस डायरेक्शन में चलने लगा, लेकिन ई पॉइंट पे पहुंच के फिर डायरेक्शन चेंज किया, कितने से चेंज किया, से मान लेते हैं थीटा 4 से, वैसे चलने लगा। ए पॉइंट पे पहुंच के फिर डायरेक्शन चेंज किया, कितने से चेंज किया, मान लेते हैं थीटा 5 से, ठीक है। सो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, 5 टर्न्स लिया, और उसके बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया जिस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था शुरू में, इनिशियली। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एंगल्स मिला के एक सर्कल हो गया, बिकॉज उसको पूरा एक चक्कर लगा लिया ना। इस डायरेक्शन में जा रहा था, घूमते 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 वापस उसी डायरेक्शन में आने लग गया, यानी वन फुल सर्कल वो पूरा ले लिया है, ठीक है। वन फुल सर्कल का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। यानी हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 कितना होगा, 360 डिग्री होगा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में चल रहा शुरू में चला था उसी डायरेक्शन में घूम के वापस आ गया। तो सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री यहाँ पे भी। और इसी से आप कॉमन सेंसिकली समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में सारे एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। सो ये एक और कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, sum of external angles of a polygon will always be equal to 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, when we talk about रेगुलर पॉलीगन, तो हमें यह भी पता है कि रेगुलर पॉलीगन में सारे इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहीं पे देखिए, हमें ये पता है कि ये सारे एंगल्स इक्वल है। अगर ये रेगुलर पॉलीगन होगा तो सारे इंटरनल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और
अगर सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारे एक्सटर्नल एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्टेक्स पे, जैसे अगर हम लोग अगेन इन सभी वर्टिसेस को नाम देते हैं ए बी सी डी ई, तो ए वर्टेक्स पे अगर आप देखें तो एक इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे भी देखिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्टेक्स पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो अगर सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होंगे तो एक्सटर्नल कितना होगा 180 माइनस एंगल ए। यहाँ पे भी ये कितना होगा एक्सटर्नल एंगल 180 माइनस एंगल बी, अगर ये एंगल बी है तो ए और बी और सब तो इक्वल है, तो सारे एक्सटर्नल एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। सो कह सकते हैं इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ईच external angle will be equal to 360 divided by n. So this is another point that you can remember, keep in mind that regular polygon के केस में सारे एक्सटर्नल एंगल बराबर होते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है 360 by n। और साथ में हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक वर्टेक्स पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री, और दो एंगल का सम 180 होता है, जो क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो हम ये भी कह सकते हैं एट एवरी वर्टेक्स internal angle and external angle are supplementary, यानी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू एंगल्स ड्यू टू पॉलीगन। पॉलीगन का ये सेकंड प्रॉपर्टी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट वन विच इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे ये कैसे समझ में आएगा। ठीक है, नाउ अगेन गो बाय द सेम एग्जांपल, सेम नो पैटर्न दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। हम लोग सारे को ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, और मैनुअली काउंट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन है, यहाँ तो कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं होगा। डायगोनल क्या होता है, किसी भी पॉलीगन में दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाता हुआ लाइन। तो यहाँ तो नॉन एडजेसेंट कोई है ही नहीं, इस वर्टेक्स के एडजेसेंट दोनों है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ कितने हो जाएंगे 0। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डायगोनल, दो डायगोनल, यहाँ पे कितने डायगोनल बन गए 2। यहाँ पे मैनुअली पहले काउंट करते हैं, यहाँ से देखिए पहले यहाँ से सारे निकाल लेते हैं, तो 1 2, फिर यहाँ से 3 4, और यहाँ से 5, कितने हो गए 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए 9। इसके बाद इसमें ड्रॉ नहीं होगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए कैसे हो रहा है ये, कैसे इस पैटर्न को समझेंगे कैसे, बिकॉज पैटर्न समझिएगा तो फॉर्मूला भी खुद ही निकाल लेंगे। पैटर्न समझिए, जब हम क्वाड्रिलेटरल में समझ रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल में हर एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल निकल रहे हैं, यहाँ से एक डायगोनल, यहाँ से एक डायगोनल, यहाँ से एक डायगोनल, यहाँ से एक डायगोनल, हर वर्टिसेस से कितने निकल रहे हैं, हर वर्टेक्स से एक एक डायगोनल निकल रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में होता कितना वर्टेक्स है 4, तो 4 वर्टेक्स से कितना डायगोनल निकला 4, एक वर्टेक्स से एक, तो 4 वर्टेक्स से कितना निकलेगा 4 into 1 4 डायगोनल। लेकिन जो डायगोनल यहाँ से निकल रहा है वही डायगोनल यहाँ से निकल रहा है, तो इन दोनों को सेपरेटली काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों तो एक ही हो गया। जो डायगोनल यहाँ से निकल रहा है वही डायगोनल यहाँ से भी निकल रहा है, तो इन दोनों को भी सेपरेटली काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है सेम है। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है, 4 into 1 तो हुआ टोटल, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, लेकिन ये 4 नहीं है,
उसका आधा है, क्योंकि जो यहाँ से काउंट होगा वही चीज तो ये भी है, तो इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो वी आर काउंटिंग एवरी डायगोनल ट्वाइस, तो एक्चुअल काउंट क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे सारे वर्टिसेस से दो दो निकल रहे हैं, देखिए यहाँ से भी 2 डायगोनल, यहाँ से भी 2 डायगोनल, यहाँ से भी 2 डायगोनल, हर एक वर्टिसेस से कितने निकल रहे हैं, 2 डायगोनल। तो पेंटागन में कितने वर्टिसेस होते हैं, 5 वर्टिसेस, तो टोटल कितने डायगोनल हो गए, 5 × 2। यहाँ भी डबल काउंटिंग हो रही है, डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 कितना होगा, 5। इसी तरह से यहाँ पे आइए, हर वर्टेक्स से यहाँ से 3 निकल रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, हर जगह से 3-3 डायगोनल्स निकल रहे हैं, तो टोटल 6 वर्टिसेस है, तो कितने डायगोनल हो गए, 6 × 3। यहाँ भी डबल काउंटिंग है, तो उसको काउंटर करने के लिए डिवाइडेड बाय 2, तो 18/2 कितना हो गया, 9। तो अब यहाँ से हम लोग इसको फर्दर इस लॉजिक को एक्सटेंड करके कह सकते हैं कि अगर n साइडेड पॉलीगन होगा, n साइडेड पॉलीगन होगा, तो कितने हर वर्टिसेस से कितने डायगोनल निकलेंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल था तो एक निकल रहा था, यानी 4 साइड था तो एक निकला, 4 से कितना कम, 3 कम, 4 - 3 1, ठीक है। ये 1 कैसे आ रहा है, हर जगह से, तो 4 साइड्स था तो एक निकला, 5 साइड्स था तो 2 निकला, यानी 5 - 3 2, ये 2 आ रहा है। 6 साइडेड है तो कितने डायगोनल निकल रहे हैं सारे वर्टिसेस से, 3, तो 3 कैसे आएगा, 6 - 3 3, तो यही 3 हो रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पे ट्रायंगल है तो 3 साइड ही है, तो 3 - 3 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है, इसको भी अगर हम लोग उसी पैटर्न में रखें तो 3 × 0 डिवाइडेड बाई 2। ये 0 क्यों, बिकॉज 3 साइड है तो 3 - 3 0, 4 साइड है तो 4 - 3 1, 5 साइड है तो 5 - 3 2, 6 साइड है तो 6 - 3 3, तो n साइडेड होगा तो n इंटू, और यहाँ पे ये क्या आएगा, n - 3, 3 कम होता है, और इसको भी क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, एक बार ये पैटर्न समझ गया तो समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, कैन से दैट number of diagonals in n-sided polygon will be equal to n into n minus 3 divided by 2. Another important concept that you should keep in mind. So तीन properties अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, sum of internal angles, sum of external angles of a polygon and number of diagonals in a n-sided polygon. ठीक है, ये सारी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ पॉलीगन कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ पॉलीगन कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ पॉलीगन कॉन्सेप्ट, इसको भी एक बार समझते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, ये सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है, रेगुलर पॉलीगन के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं एग्जिस्ट करता है, इरेगुलर पॉलीगन के लिए भी हो सकता है, बट जब हम सेंटर ऑफ पॉलीगन की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ पॉलीगन कॉन्सेप्ट है, हम किसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगन जब होगा तो आप देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर में आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। जैसे कोई एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, जैसे पेंटागन। ठीक है, पेंटागन है, से रेगुलर है सपोज, इसके अंदर में आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो सारे डिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, r ही होंगे। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो अगर हम इसको O मान ले तो हम कह सकते हैं कि O इज सेंटर ऑफ पॉलीगन। सो सेंटर ऑफ पॉलीगन क्या होता है, अ पॉइंट इनसाइड रेगुलर पॉलीगन, inside a regular polygon which is equidistant, equidistant मतलब बराबर डिस्टेंस पे है, equidistant from all the vertices,
दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो जब कहा जाए सेंटर ऑफ पेंटागन, सेंटर ऑफ हेक्सागन या रेगुलर हेक्सागन, तो वो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है, सेंटर होता है, ये ध्यान में रखना है। इरेगुलर पॉलीगन का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में कहते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में हमेशा होगा, इरेगुलर पॉलीगन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कोई पॉइंट जहां से सभी वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल हो। बट हम लोग जब यहाँ बात कर रहे हैं तो ये हम समझ, ये डिस्टिंक्शन ध्यान में रखिएगा कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ओके। नाउ जब ये रेगुलर पॉलीगन में जो सेंटर होगा, इसको जानने से फायदा क्या है, ये हम लोग क्यों जानना चाह रहे हैं, इसके कई रीजन होते हैं, बिकॉज पे बेस्ड कई तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे तो हम लोग बाद में आएंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अगर इस पॉइंट ओ से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस अगर बराबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस पॉइंट को हम लोग सेंटर अज्यूम कर लें और ये आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये सर्कल सभी वर्टिसेस से होके गुजरेगा, है कि नहीं। बिकॉज ये आर है, तो आर रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो सारे वर्टिसेस को टच करता हुआ निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो वही होगा जो पॉलीगन का सेंटर होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, सो हम कह सकते हैं कि ऑल, और ऐसे पॉलीगन को जो सर्कल के अंदर में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक पॉलीगन। देखा जाए ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसी तरह से ये क्या है, साइक्लिक पॉलीगन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल रेगुलर पॉलीगन्स आर साइक्लिक। ऑल रेगुलर पॉलीगन्स आर साइक्लिक। सारे रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, एंड हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ पॉलीगन and center of circle circumscribing it are same। दोनों सेम है ना, ये सेंटर सर्कल का भी सेंटर है, ये सेंटर पॉलीगन का भी सेंटर है, तो दोनों सेंटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सारे रेगुलर पॉलीगन साइक्लिक होते हैं, और जो पॉलीगन का सेंटर होता है वही सर्कल का भी सेंटर होता है, जो इस पॉलीगन को सर्कमस्क्राइब करता होता है। ठीक है, नाउ अब इसके एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेंटर ऑफ पॉलीगन का एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एक जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट एरिया, एरिया ऑफ पॉलीगन। दिस सेंटर ऑफ पॉलीगन कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस डिटरमाइन एरिया ऑफ पॉलीगन। तो ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और इसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलीगन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो पहले सेंटर ऑफ पॉलीगन के प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े बहुत ही प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ पॉलीगन। बहुत थोड़ी सी बात है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, जैसे अगर हम लोग एक पेंटागन बनाए, ठीक है, या एक हेक्सागन बनाते हैं, या कोई भी एक पॉलीगन बनाते हैं, चूंकि रेगुलर पॉलीगन है तो इसका एक सेंटर भी होगा, रेगुलर पॉलीगन है तो इसका एक सेंटर भी होगा। सेंटर से सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। ये सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और चूंकि रेगुलर पॉलीगन है तो ये सारे साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। अगर ये पॉइंट ओ है, ये सबको भी नेम कर दें, ए बी सी डी ई, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी सारे साइड्स इक्वल, और ये सारे भी इक्वल। ठीक है,
तो जितने भी ट्रायंगल्स हैं सारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए इस ट्रायंगल के दो साइड और ये साइड जितना है उतना ही इसका भी दो साइड और ये साइड, सारे ट्रायंगल एक जैसे ही है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो जब ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये सारे ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है वो ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ पॉलीगन, triangles formed by joining center of polygon and vertices are all congruent to each other। ये सारे आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, पहली बात, सारे ट्रायंगल्स एक जैसे हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ रहा है कि ये सारे ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल आप देखें जैसे ओ ए ई, अब इसमें दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड अलग है। यहाँ भी दो साइड इक्वल है, तीसरा अलग है, दो साइड इक्वल है, तीसरा अलग है। तो जब दो साइड इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन जनरल such triangles are isosceles, such triangles are isosceles triangles। ठीक है, तो जनरली ऐसे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में ऐसी बात नहीं होगी, आप खुद से समझिए। अब जैसे मान लीजिए सेंटर है सपोज ओ, यहां से मिला देते हैं सभी को, सभी को मिला देते हैं, इन सबको वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब यहाँ भी जितना ये है उतना ही है, जितना ये है उतना ही है, जितना ये है उतना ही ये है। लेकिन और सारे साइड्स इक्वल होंगे चूंकि रेगुलर पॉलीगन है, ऐसा होगा। ठीक है, ओके। अब सिमेट्री से चूंकि सारे ट्रायंगल्स एक जैसे हैं तो सभी के एंगल्स भी एक ही होंगे ना, तो ये सब एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो टोटल हमारे पास कितना है, 360 है। कितने एंगल्स है यहाँ पे, 6। तो इसका मतलब 360/6, एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब इसी एक ट्रायंगल को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बचा कितना, 180 में से 60 निकल गया, कितना बचा 120। 120 का आधा, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। 60 60 60 यानी ये ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलैटरल। तो हम कह सकते हैं एक्सेप्शन क्या है इसका, अ रेगुलर हेक्सागन where triangles formed are equilateral। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्विलैटरल होते हैं। नहीं तो जनरली क्या होंगे, आइसोसेलेस होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, इक्विलैटरल हो जाएगा। क्यों इक्विलैटरल होगा ये भी समझ में आ रहा है। ये 60 360 है, सब सभी 6 एंगल इक्वल है। क्योंकि सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो 360/6 60 डिग्री। ये 60 दोनों साइड इक्वल तो सामने के एंगल्स भी इक्वल, तो 60 60 60 60 60 मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये पहला हमारा कुछ प्रॉपर्टी हुआ रिलेटेड टू सेंटर ऑफ पॉलीगन। ठीक है, जब सेंटर ऑफ पॉलीगन से सारे ट्रायंगल्स के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल जो बनते हैं वो सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जनरली कैसे होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, रेगुलर हेक्सागन, जहां पे ऐसे ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्विलैटरल होंगे। ठीक है, सो लास्ट में आपको बस छोटे छोटे फाइनल पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जो मेन, जो मैंने बुलेट पॉइंट देके जो बताया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी डिस्कशन तो आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इसका एक और एप्लीकेशन क्या था, एरिया निकालने का। इस सेंटर ऑफ पॉलीगन कॉन्सेप्ट को समझ के हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ पॉलीगन का कॉन्सेप्ट समझ के, ये भी एक देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका दूसरा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सेंटर कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक जनरल लेते हैं, एन साइडेड का पॉलीगन है सपोज। कितने साइड का,
एन साइड का। तो ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, मतलब और भी साइड होंगे, टोटल एन साइडेड पॉलीगन है। सपोज ये A1 है, ये A2 वर्टिसेस है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, इस तरह से करते करते ये AN nth वर्टिसेस N है। ये मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर से सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? n ट्रायंगल्स बनेंगे। ये सारे ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सारे एंगल्स भी सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर एक एंगल की बात करें तो इसका एक एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई n। क्यों 360 बाई n? बिकॉज n एंगल्स है, सभी इक्वल है, टोटल 360 है, तो 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो 360 डिवाइडेड बाई n इज द इंटरनल एंगल है हियर। ये सारे एंगल जो सेंटर पे बन रहे हैं सब कितने हैं? 360 बाई n। Now suppose you know this distance r और r, ये दोनों आप, ये सपोज आपको पता है ये सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या है? इक्वल है। इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ये r हो गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हम ये सेंटर ऑफ पॉलीगन का कॉन्सेप्ट लगा के इस पॉलीगन को हम लोग का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम ये कहेंगे कि एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, और जितना एक का एरिया होगा उतना ही सभी का एरिया होगा, बिकॉज सारे ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो एक, जितना एक का एरिया होगा उतना ही दूसरे का एरिया होगा, उतना ही तीसरे का एरिया होगा, सभी का एरिया इक्वल। तो अगर जितने ट्रायंगल्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे एक ट्रायंगल का एरिया, तो टोटल पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? नाउ किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड मालूम होता है, बताया था ट्रायंगल में हम लोग डिस्कस किए थे, सपोज ABC एक ट्रायंगल है, इसका ये साइड C हो गया, ये साइड B हो गया, ये एंगल सपोज थीटा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स B इंटू C, और बीच का एंगल का साइन BC साइन थीटा। ये एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, पहले भी देखा है। तो वही फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ लगाए तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा R इंटू आर। देखिए आर, दो एडजेसेंट साइड है आर आर, इस ट्रायंगल की को लीजिए, दिस ट्रायंगल आर आर, तो आर स्क्वायर बाई 2 और साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये एंगल कितना है? 360 बाई n, तो साइन ऑफ 360 बाई n, तो ऐसा हो सकता है। और ये एक ट्रायंगल का एरिया है, ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं? n ट्रायंगल्स हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। सो nr स्क्वायर बाई 2 साइन 360 बाई n इज एरिया ऑफ पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, बट दिस फार्मूला एग्जिस्ट ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन, बिकॉज रेगुलर पॉलीगन में ही सेंटर का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया क्या? एरिया ऑफ पॉलीगन का। तो ये फॉर्मूला किधर से आया? बाय यूजिंग दी सेंटर कॉन्सेप्ट। तो सेंटर कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के एरिया निकाल सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर पाएंगे, इसके अपने लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है वो भी समझिए। देखिए 360 बाई n है, अगर सपोज कीजिए कि n है 8, ऑक्टागन है, ठीक है, तो 360 बाई 8 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये तो ठीक है। साइन 45, तो 45 तो स्टैंडर्ड एंगल है, साइन 45 हम निकाल लेंगे। ठीक है, साइन 45 पता है। अगर n 12 है, सपोज डुओडेकागन 12 साइड का है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 भी स्टैंडर्ड है, हमें पता है, निकाल लेंगे। साइन 30 1/2, 1/√2, साइन 60 निकल जाएगा, √3/2, 90 निकल जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए ये n था यहाँ, सपोज कीजिए n 7 हो जाए, हेप्टागन हो जाए, तो 360 बाई 7 ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो इसका साइन आपको पता तो नहीं रहेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो नहीं दिया रहेगा कि आप निकाल लो, या तो क्वेश्चन में बता दे कि साइन 360 बाई 7 इज सो मच, तब तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में नहीं देगा तो इस तरीके से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब n ऐसा हो जिसकी वजह से 360 बाई n क्या हो? एक स्टैंडर्ड एंगल आए, जैसे 8 में आ सकता है, 12 में आ सकता है, 6 में आ सकता है, वहां कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के साइड्स हो तो उस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इस फॉर्मूला का अपना एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? ये r, जरूरी नहीं है कि r आपको दिया रहे, साइड्स दिया रहेगा, r नहीं रहेगा तो r भी निकालना पड़ेगा आपको पहले, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसको करने में कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी अप्लाई करने में, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बहुत आसानी से लग जाएगा
कुछ कुछ जगह पे नहीं लगेगा। तो 8 साइड में हो जाएगा, 12 साइड में हो जाएगा, 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल होता है आपको पता ही है, 9 साइड में भी लग जाएगा। 9 साइड में कितना हो जाएगा 40, 9 साइड में नहीं लगेगा। 6 साइड में लग जाएगा, 6 में कितना होगा 60, तो 60 इज स्टैंडर्ड एंगल। तो जब भी ऑक्टागन हो, डुओडेकागन हो या हेक्सागन हो रेगुलर, वहां पे आप इस फॉर्मूला को आसानी से लगा सकते हैं, बाकी जगह में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तो हमारे पास एक कुछ और फॉर्मूला होना चाहिए ना, तभी तो कर पाएंगे। तो देखिए एक और फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट फार्मूला, सेकेंड फॉर्म, जो हम लोग पॉलीगन के एरिया के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी एक पॉलीगन बनाते हैं, ऐसे रेगुलर एक, कितने हो गए 3 4 5 6 7, सपोज ये हेप्टागन, ठीक है, या एक पेंटागन ऐसा, ठीक है। नाउ अगर इसके सेंटर से, सेंटर कॉन्सेप्ट से ही, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम चल जाए, जो साइड पे परपेंडिकुलर, सपोज डी है, तो अगर ये डी होगा तो सारे साइड्स पे क्या होगा, डी ही होगा, बिकॉज सारे ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सभी क्या होंगे, डी ही होंगे। पहले सेंटर से इस सारे वर्टिसेस को मिला दीजिए, सारे वर्टिसेस को मिला दीजिए, यहाँ पे भी सेंटर से सारे वर्टिसेस को मिला देते हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग ये यहाँ पे भी देखते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, सारे साइड्स पे, पांचों साइड्स पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो चूंकि सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो सारे परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये डी है तो सारे के सारे क्या होंगे, डी ही होंगे। ये पांचों के पांचों क्या होंगे, डी होंगे। और मान लेते हैं कि पॉलीगन का साइड है ए, रेगुलर पॉलीगन है, तो इस पॉलीगन के साइड्स क्या है, ए है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखें, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये सेंटर था, ये हमने सारे ट्रायंगल्स बना लिए, 5 ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और पांचों ट्रायंगल्स पे हमने सेंटर से पांचों साइड्स पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। पांचों साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये है ओ पॉइंट, सेंटर है। अब किसी भी एक ट्रायंगल को लीजिए, सपोज हमने ओ ई डी लिया, दिस ट्रायंगल ओ ई डी। अब इसमें ये साइड तो ए है, मान लेते हैं क्वेश्चन में पॉलीगन का साइड दिया रहेगा, रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड दिया रहेगा। और अगर ये डी डिस्टेंस मालूम चल जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा ना, कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया ए, हाइट हो गया डी, तो हाफ इंटू ए इंटू डी, ये एक ट्रायंगल का एरिया होगा। और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, 5 ट्रायंगल है। इन जनरल अगर एन साइड का होगा तो कितने होंगे, एन ट्रायंगल्स होगा, ठीक है। सो एन होगा तो एन लगा देंगे, 5 है यहाँ पे तो 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, दिस इंटू 5, बिकॉज सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो जितना इसका एरिया उतना ही सभी का एरिया, तो 5 है तो इंटू 5, एन होगा तो इंटू एन। ओके, अब ये कितना आ गया, हाफ इंटू 5a इंटू डी, ठीक है, 5 इंटू ए, 5a इंटू डी। ओके, नाउ ये 5a क्या है, ये 5a जो हुआ वो इस पॉलीगन का पेरीमीटर हो गया ना। देखिए सारे साइड्स का सम ए कितना हो गया, 5 है। सो 5a इज पेरीमीटर, तो हम इसको कह सकते हैं हाफ इंटू पेरीमीटर पी इंटू डिस्टेंस डी, जहाँ पे डी क्या है, सेंटर ऑफ पॉलीगन्स पे से साइड पे परपेंडिकुलर उसका लेंथ, तो कितना है डी। तो हमारा एक पॉलीगन का एक दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो ये हो सकता है कि एरिया ऑफ अ पॉलीगन can be written as half into perimeter of polygon into distance d, जहां पे ये डिस्टेंस क्या है, सेंटर से, यहाँ पे ये क्या है, नो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू साइड,
ठीक है, परपेंडिकुलर से साइड पे डिस्टेंस। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है। तो जो पिछले वाले फार्मूले में जो प्रॉब्लम आ रही थी यूज करने में, जैसे 7 साइड का होता तो ये एंगल साइंस 360/7 तो निकलता नहीं, तो उस केस में आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू डी। अब यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम रहेगा, ये डी निकालना। तो डी अगर निकल गया तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रेगुलर पॉलीगन के लिए तो आपके पास फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला जो कि ऑक्टागन, डुओडेकागन या हेक्सागन के केस में लगाएंगे। दूसरा पॉलीगन होगा तो आप ये फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का। लेकिन अगर इर्रेगुलर पॉलीगन होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एरिया ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होगा नहीं, बिकॉज इर्रेगुलर पॉलीगन तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो जब हम एरिया ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यू हैव टू गो बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ही करेंगे। बट एक जनरल आइडिया क्या होगा? जनरल आइडिया ये होगा कि आप किसी भी पॉलीगन को एक कुछ सुटेबली ब्रेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पेंटागन ही दिया है, ठीक है, बट ये रेगुलर नहीं है, तो आप इसमें एक लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो एक ट्रायंगल तो स्टैंडर्ड फिगर हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया तो फॉर्मूले से निकल सकता है। क्वाड्रिलेटरल एक स्टैंडर्ड फिगर हो गया, इसका एरिया भी फॉर्मूले से निकल सकता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर पॉलीगन है, जो भी है, ये फॉर्मूला, ये मेथड आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं, रेगुलर के लिए भी और इरेगुलर के लिए भी। तो अगर रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, उसको हम लोग हमेशा नो कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रेगुलर होगा तो हम इसको 3 रोम्बसेस में इसको हम लोग 3 रोम्बसेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 रोम्बस हो गए, रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागन है। या इसको हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर होता, ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो इसको भी आप ऐसे 2 ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन तीनों का एरिया निकाल लें, बिकॉज ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्टैंडर्ड शेप है। अगर इसका एरिया किसी तरीके से निकल जाए तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका इरेगुलर हेक्सागन का भी एरिया निकल जाएगा। सो इरेगुलर पॉलीगन में देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड द आइडिया इज टू ब्रेक या कट द पॉलीगन into standard shapes and calculate the area of those standard shapes. So this will be our approach for irregular polygon. irregular polygon केस में क्या करेंगे? किसी भी irregular polygon को कट इस तरह से करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड शेप बन जाए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, 2 ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल, और फिर इन सभी स्टैंडर्ड शेप्स का एरिया ऐड कर लेंगे तो आपका पूरा इरेगुलर पॉलीगन का भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पॉलीगन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी कुछ कुछ और भी चीजें हैं, देयर आर फर्दर मोर ट्रिक्स अप द स्लीव which we will discuss once we take up some questions. But as far as basic concepts are concerned, you should be aware of these many concepts that we have discussed in this class. इसके beyond कुछ और भी फर्दर ट्रिक्स है, कुछ और क्लैरिटी है जो कि क्वेश्चन से ही सॉल्व करने से आएगा। तो क्वेश्चन से थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, जहां जहां पे कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में मिलेगा उसको हम लोग अलग से भी हाईलाइट करेंगे, आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग पॉलीगन पे ही बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कुछ केयरफुली सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस इस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़े, आपको समझ में आए कि ये सब जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है ये कैसे यूटिलाइज होगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आंसर हाँ है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, प्लीज हेल्प अस इन प्रमोटिंग आवर चैनल, इन मेकिंग अस रीच दिस वीडियो लेसन, दीज वीडियो लेसन्स टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल। आपको सारे जो एप्टीट्यूड एग्जाम के जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स होंगे 1 by 1 हम लोग सारे डालेंगे, डिटेल में डालेंगे, और उसके बाद आपको कोई फर्दर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का दिक्कत नहीं रहेगा।
दैट आई कैन प्रॉमिस यू फ्रॉम माई साइड. सो मिलते हैं अगली क्लास में. फॉर द टाइम बी गुड बाय. थैंक यू ऑल ऑफ यू.